नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आपका स्वागत है आशुतोष कुमार अनवर में। आज हम मौर्य वंश के पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें मौर्य वंश के जो शासक वर्ग है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य कौन थे, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। तो मौर्यों के संबंध में जिन जिन विद्वानों ने अपना मत दिया है वो निम्नलिखित है। विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस तथा मुद्रा राक्षस के टीकाकार टुंडी राज के तथा विष्णु पुराण के टीकाकार शिखा स्वामी ने मौर्यों को वृषल कहा है। वृषल का अर्थ कुलहीन होता है। जस्टिन के अनुसार मौर्य कुलहीन थे। हेमचंद्र ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा है। महावंश में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है। रोमिला थापर ने मौर्यों को वैश्य माना है। सर्वमान्य मत यह है कि मौर्य क्षत्रिय थे। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, वहीं एरियन स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स प्रथम व्यक्ति था जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। अब हम लोग मौर्य वंश के प्रथम शासक और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। विष्णु पुराण तथा विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। प्लूटार्क की पुस्तक प्यूलिथिका से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच संघर्ष में घनानंद का मंत्री सक्तार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से यूनानियों को भारत से भगाया था, इस कारण उसे मुक्तिदाता कहा जाता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने निम्नलिखित 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जिसमें पहला है एरियाना, जिसे आज काबुल कहा जाता है। दूसरा है आराकोसिया, जिसे हम कंधार के नाम से जानते हैं। तीसरा है डेड्रोसिया, जो मकरान के नाम से प्रसिद्ध है। और चौथा है हेरात। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम खेल खेलता था और इसी से प्रभावित होकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को राजनीतिक सूत्र की एकता में बांधने वाला प्रथम शासक था। चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाला भी चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। हेमचंद की रचना परिशिष्ट पर्वन से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोड़ा में संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किया था। संलेखना विधि हम बता चुके हैं कि अंजल त्याग कर अपने प्राणों की आहुति देना संलेखना विधि होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद अगला शासक आता है बिंदुसार। इसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो आइए अब
बिंदुसार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बिंदुसार की मां का नाम दुर्धरा था। यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रचेटस कहा गया है। जैन साहित्य में बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सेन कहा गया है। वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को मंदसार कहा गया है। चीनी ग्रंथ में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। आर्य मंजूषित कल्प से स्पष्ट होता है कि चाणक्य बिंदुसार के दरबार में भी रहता था और बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 2 समुद्रों के बीच की दूरी को जीता था। बिंदुसार ने 16 गणराज्यों पर विजय प्राप्त किया था। सीरिया के राजा एंकियोटस के राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा अमित एंकियोटस से 3 चीजों की मांग की थी। पहला मीठी मदिरा, दूसरा सूखे अंजीर और तीसरा दार्शनिक। सीरिया के राजा एंकियोटस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष दोनों चीजों को भेजा, जिसमें मीठी मदिरा और सूखे अंजीर थे, लेकिन उसने दार्शनिक को नहीं भेजा। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में आया। दिव्यावदान से स्पष्ट होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें एक बार विद्रोह को अशोक ने दबाया और दूसरी बार सुसीम ने दबाया। बिंदुसार तथा उसके पुत्र अशोक का आचार्य पिंगलवत था। पिंगलवत आजीवक संप्रदाय का था और बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को ही मानने वाला था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को विभाजित करने की परंपरा बिंदुसार ने शुरू किया। बिंदुसार ने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया और अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक और एक तरह से भारत के भी सबसे महान शासक अशोक इसके बाद शासन किया। वह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। आइए अब विस्तार से अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक को कई नामों से जानते हैं, जिसमें पहला अशोकवर्धन, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय, धर्माशोक, धम्माशोक, चंडाशोक, अशोक मौर्य, मगधीराज यानी मगध का राजा। मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम सिर्फ अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक के लिए अशोक मौर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये 10 नाम जो है अशोक के। आगे पढ़ते हैं। दिव्यावदान से स्पष्ट होता है कि अशोक जब विदिशा का राजकुमार था, तब उसने एक व्यापारी की पुत्री महादेवी से प्रेम किया था। महादेवी से महेंद्र एवं संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को बोधि वृक्ष एवं त्रिपिटक लेकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महावंश एवं दिव्यावदान से स्पष्ट होता है कि अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कहा जाता है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। राजतरंगिणी से स्पष्ट होता है कि अशोक ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया। अशोक ने अपनी पुत्री का विवाह नेपाल नरेश से किया था। अशोक ने नेपाल में देवपट्टनम नामक नगर को बसाया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। दीपवंश से स्पष्ट होता है कि निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वहीं हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक एक नए अधिकारी को नियुक्त करता है। धम्म महामात्र का उद्देश्य धम्म नीति का प्रचार प्रसार करना था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में निगलिवा सागर की यात्रा की
अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक के गुरु का नाम बाल पंडित था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की और यहाँ से मौर्य वंश में 3 शासक है जिनसे क्वेश्चन पूछता है और वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। थोड़ा सा ये अंतिम शासक से पूछता है। इस तरह से हमारा जो मौर्य वंश के शासक वर्ग था उनकी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और यहाँ से शुरू होता है मौर्य राज्य व्यवस्था। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।